आपको याद होगा उस रात को चांद नज़र आने पर पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बुध की रात नज़र आने वाले चांद की एक तस्वीर शेयर की और साथ में लिखा कि क्या ये पहली का चांद है। क्या सूरज के ग़ुरूब होने के बाद इतनी देर चांद आसमान पर रहता है? अवाम खुद फैसला कर लें। अच्छा, ईद उल फितर के दिनों में रमज़ान मुबारक ख़त्म हो रहा होता था तो उससे पहले एक तनाज़ा होता था और हमेशा ही इसके ऊपर एक कन्फ्यूजन रहती थी और बहुत परेशानी रहती थी, और वो रहती थी पेशावर की मस्जिद कासिम और रोयत हिलाल कमेटी का एक तनाज़ा होता था। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है और 3 तरह के मखमसे बन जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार ईद उल अज़हा के चांद पर मामला खड़ा हो गया। आपको याद होगा कि जून की 15 तारीख हुई थी और जून की 15 तारीख यानी पिछले महीने की 15 तारीख फवाद चौधरी साहब ने ट्विटर पर ऐलान कर दिया कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के कैलेंडर के मुताबिक ईद उल अज़हा 31 जुलाई 2020 बरोज़ जुम्मा होगी। उनका यह भी कहना था कि 21 जुलाई को जुल्हज का चांद कराची और इसके इर्द गिर्द इलाकों में दूरबीन से, जबकि कई इलाकों में सिर्फ आंख की मदद से देखा जा सकेगा। ये जरा पॉइंट नोट रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर कल रोयत हिलाल के ऐलान और चौधरी फवाद की ट्वीट के बाद पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जबरदस्त बहस का सिलसिला शुरू हो गया। आज मरकजी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बड़े तमतराक से गुज़श्ता शब चांद को देखकर कहा कि अवाम खुद फैसला कर ले, ये दूसरी तारीख का चांद है। तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ अल्फाज में फरमाया है कि अगर चांद की 29 तारीख को मतला अबर आलूद हो और चांद नज़र ना आए तो कमरी महीना 30 का पूरा कर लो। मगर फवाद चौधरी और उनके मुक़ल्लिदीन के नज़दीक फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हैसियत नहीं, ये मुफ्ती मुनीब साहब ने कहा। अब इसमें जो बारीक पहलू है वो ये काउंट किया जा रहा है फवाद चौधरी की तरफ साहब से कि अगर ये जो एंगलिंग की बात बता रहे थे कि किन किन इलाकों के अंदर ये देखा जा सकता है चांद को, ये दरअसल वो सैटेलाइट इमेज जो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं उसके मुताबिक कुछ रास्ते और डायरेक्शंस दिखा रहे थे। मैं आज एक वेबसाइट भी देख रहा था जिस पर एग्जैक्टली राइट टाइम पर उस वक्त की लेटेस्ट अपडेट आ रही होती है। मैं चाहता था कि वो आपको दिखाता, मैं दिखा नहीं सका आपको, मैं किसी और प्रोग्राम में आपको दिखाऊंगा। बाकायदा आ रही होती है। इस बहस में दोनों ही दलाइल दुरुस्त माने जा रहे हैं। जो मुफ्ती मुनीब साहब कह रहे हैं एक हल्का उसको दुरुस्त मान रहा है, एक हल्का फवाद चौधरी साहब को का जो मंतक है उसको दुरुस्त मान रहा है, और ज़्यादातर जो हल्के हैं वो दरअसल फवाद चौधरी साहब के साइंसी मंतक को बेहतर समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मंतक है कि वो दूरबीन के जरिए देखा जा सकता है अगर चांद, तो सैटेलाइट से मिलने वाली इंफॉर्मेशन को क्यों नहीं माना जाता, या सैटेलाइट से इंसानी आंख अगर देखे तो इस मंतक को क्यों नहीं माना जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जो साइंस का मंतक है वो कितना एक्यूरेट है। अगर अबर आलूद है तो जो कैलकुलेशंस होती हैं वो कितनी एक्यूरेट होती हैं कि चांद वाकई ही पाकिस्तान के अंदर दिखाई दिया गया है, लेकिन इंसानी आंख उसे दूरबीन से नहीं देख सकी कि मतला अबर आलूद था या पोल्यूशन होती है, नज़र नहीं आता है। तो इस मंतक में साइंस क्या कहती है, तो आइए इसको समझने के लिए हम मामला समझते हैं, क्योंकि जो मजहबी मामला है वो बिल्कुल क्लियर है। उसमें मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं वो 100% दुरुस्त है, लेकिन उसमें एक पहलू ये है कि इंसानी आंख को देखने के लिए डायरेक्ट क्या किसी दूरबीन या किसी और आले की ज़रूरत ना हो, डायरेक्ट आंख से देखा जाए या दूरबीन से देख लिया जाए। तो रोयत हिलाल दूरबीन से देखती है उसे, तो दूरबीन से देखा जा सकता है, तो फिर सैटेलाइट से क्यों नहीं देखा जा सकता? वो भी तो एक आला है, उसके ज़रिए भी देखा जा सकता है। तो साइंस इस मामले पर हमें क्या सहूलत देती है? हमारे साथ मौजूद है स्पेस साइंटिस्ट रिसर्चर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टर यार जान अब्दुल समद साहब। पहले भी हमें इन्होंने रहनुमाई फरमाई थी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम इसका जो रिलीजियस फैक्टर है उसको तौर पर इग्नोर नहीं कर सकते सर, इसमें कोई शक नहीं है। मुसलमान है, जो मेरे नबी आका खातिमुन नबीयीन उन्होंने फरमा दिया वो टोटल 100% दुरुस्त है, लेकिन उसमें हुक्म है आंख से देखने का और इसमें दूरबीन भी इस्तेमाल की जाती है। गो कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये समझना ये चाह रहा हूं कि जो साइंस है या सैटेलाइट है वो हमें कितना एक्यूरेट चांद के बारे में बता देती है कि ये चांद इतने बज के इतने मिनट पर इस एंगल पर पाकिस्तान में या सऊदी अरब में या इंडिया में या फलां मुल्क के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ सकता है और ये यहाँ ही नज़र आएगा।
इसकी क्या साइंस कितनी सहूलत देती है इसके ऊपर? देखें, ये जो आप बात करें सैटेलाइट इमेजेस की या मतलब टेलीस्कोप्स वगैरह की या दूसरी टेक्नोलॉजिकल जो आलात हैं उनकी, ये तो बहुत नई चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसेस की बात करें तो हम तो सदियों से जानते हैं ऐसी कैलकुलेशंस, एस्ट्रोनॉमर्स जानते हैं कि वो बाकायदा सही तरह से कैलकुलेट करके वो प्रेडिक्शंस दे सकते हैं कि चाँद कहाँ कब कैसे देखे जा सकता है। और जहाँ तक मतलब विजिबिलिटी की बात है, वो बिल्कुल एक अलग बहस है, लेकिन उसका भी साइंसी पहलू है, जैसे कि फवाद साहब ने पहले भी उसका जिक्र किया था और अभी भी उस बात पे वो बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बात को रिलीजन का या मुतबादिल समझा जाए। सर, प्लीज साइंटिफिक आप सिर्फ हमें समझा दें कितना एक्यूरेट। अगर आप साइंस की बात करें तो देखें, ये सारी चीज़ें नोन हैं एस्ट्रोनॉमी के लिहाज से। आप चांद जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, एक इलिप्टिकल शेप में घूमता है, कभी वो ज़मीन के किसी जगह करीब होता है तो किसी जगह दूर होता है ज़मीन से। और उसी तरह से जब नया चांद निकलता है, नए चांद के बाद क्रेसेंट जिसको हम हिलाल कहते हैं, जब हिलाल निकलता है तो हिलाल देखें, हिलाल जब निकलता है तो उसकी जो बेसिकली वो ज़मीन और सूरज के दरमियान में होता है, और जब वो निकलता है तो एक एंगल बनता है। आप देखें ज़मीन और चांद का रोशनी का एक एंगल बनता है जिससे वो चमकता है। बिल्कुल। अब वो रोशनी का जो एंगल है वो 7 से 12 डिग्री अगर होगा, और चांद आप जिस जगह से चांद को देख रहे हैं उस जगह वो उफक के ऊपर है, क्योंकि आप देखें उफक के ऊपर नहीं होगा तो आपको नजर ही नहीं आएगा। जो हमारा उफक का जो हमारा होराइजन है उसमें उसके ऊपर नहीं होगा तो नजर ही नहीं आएगा। अगर उफक के ऊपर है और 7 to 12 डिग्रीज है तो ये दो कंडीशंस हैं, तो वो विजिबल होगा प्रोवाइडेड द वेदर कंडीशंस के हों। और अब कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं बहुत इजीली कि किस जगह किस टाइम पे चांद देखा जा सकता है, क्योंकि वो कैलकुलेशंस आपको बताएंगी कि वहाँ पर जो एंगल है, जिस एंगल पे चांद होगा वो कितना डिग्री है और उफक से कितनी ऊंचाई पे होगा। अगर वो 10 डिग्री से नीचे होगा उफक से तो आप नहीं देख सकते, और अगर 7 डिग्री से कम होगा तो आप दूरबीन के साथ भी नहीं देख सकते। तो वो सारी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। जैसे कि मुझे याद है कि पिछली दफ़ा भी बताया गया था कि यार जीवनी के मकाम पे या फिर फिला मकाम पे देखा जा सकता है। वो कैलकुलेशंस की बेस पे बताया गया था कि उस वक्त चांद और डॉक्टर साहब वो जो कैलकुलेशन होती है, लाइक इसी बारीकी को हम समझना चाह रहे हैं कि वो जो कैलकुलेशन होती है कि फला एंगल पर, नॉर्थ साउथ वेस्ट या इस एंगल के ऊपर अगर दूरबीन से आप देखेंगे तो वो आपको चांद नजर आ जाएगा फला इलाके से। ये कितना एक्यूरेट होता है? देखिए, इतना एक्यूरेट है जितना एक्यूरेट हमारा यूनिवर्स है, क्योंकि आप अगर चांद ज़मीन के गिर्द घूम रहा है तो उसकी अपनी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के गिर्द सदियों से घूमता चला आ रहा है। जहाँ तक मून साइटिंग की बात कर रहे हैं विद नेकेड आई, तो ये तो अब क्लियर है कि कितने सदियों से हम लोग कितनी बार हमने जो साइटिंग की है वो गलत की है। मिसाल के तौर पर जब आप साइटिंग करते हैं पाकिस्तान से, तो साइटिंग अगर वहाँ से साइट नहीं होता, ठीक है, तो फिर आपको वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाना चाहिए, पाकिस्तान से जो वेस्ट है, क्योंकि मंतक ये कहती है कि जितना आप वेस्ट जाएंगे उतना आपको मतलब वहाँ ज्यादा क्लियर नजर आना चाहिए, वहाँ पर लाजमी नजर आना चाहिए अगर चांद वाकई निकला है। अगर पाकिस्तान में नहीं नजर आता और थोड़ा सा वेस्ट जाके नजर आता है तो इट मींस के वो बेसिकली चांद निकल गया। और अगर पाकिस्तान में नजर आ जाता और वेस्ट में जाके वो नजर नहीं आता तो इसका मतलब वो गलत साइटिंग थी, वो चांद नजर आया ही नहीं था। और ऐसे सदियों से होता चला आ रहा है। ऐसी स्टडीज भी हैं जो कहती हैं कि जितनी मून साइटिंग्स हुई है नेकेड आई की बेसिस पे तकरीबन 50% गलत हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज है, क्या हम ओरिजिनल लाइक रियल इमेजेस कि हम पाकिस्तान में चांद नज़र आ रहा है, ये रियल इमेजेस हम टेलीस्कोप्स के अलावा हम सैटेलाइट से ले सकते हैं सर, एग्जैक्ट इमेजेस? बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप देखें यहाँ पर तो मतला का फ़र्क होता है। आप होराइजन पे भी आप काफ़ी ऊंचा चले जाते हो जब आप स्पेस में होते हो। 100,000 किलोमीटर तो वैसे भी मतलब एक सैटेलाइट को स्पेस में जाने के लिए 100 किलोमीटर तो वैसे भी ऊपर जाना होता है। फिर आप अगर उनकी बात करें जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वगैरह, तो वो 400 किलोमीटर से भी ऊपर है। तो फिर वहाँ पर तो जाहिर है मतलब द प्रोबेबिलिटी जो है वो है उसकी मतलब चांद को देखने का, उसको इमेज करने का, दैट्स वेरी हाई।
तो वहाँ पर से अगर इमेजेस आती हैं, लेकिन फिर वहाँ पर कुछ और मसले हैं। जो सैटेलाइट्स है ना वो कंटिन्यूस मूवमेंट में होती हैं और बहुत तेजी से मूव कर रही होती हैं। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तकरीबन 20,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो चल रहा होता है। और उस लिहाज से देखा जाए किस पॉइंट में पाकिस्तान में था, वहाँ पर वो फ्रेम्स वगैरह अगर वो निकालते हैं और निकलते हैं इमेजेस, अगर आप देखें तो निकलते हैं। एक वेबसाइट है मून कैल्क के नाम से, जी मैंने आज देखी, मैं उसी की बात कर रहा था अपने नाज़रीन, बड़ी जबरदस्त साइट है वो। एग्जैक्ट दे रहे हैं वो एग्जैक्ट फिनोमेना कि आप इतने बजे अगर देखना चाहते हैं तो आप साउथ नॉर्थ को इस तरह से देखें तो आपको एग्जैक्टली नजर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। वो मतलब अगर आप वहाँ पर देखें तो वो सैटेलाइट इमेजेस और मतलब जीपीएस इंफॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर प्रेडिक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और वहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको मतलब शुबा है लेट्स से कि उनकी कैलकुलेशंस पे, तो वो आप वहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस मकाम पर किस वक्त चांद जो है वो विजिबल होगा, उसकी विजिबिलिटी की परसेंटेज कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, 100% है, 50% है, 60% है। तो उस जगह आप जाके देख सकते हैं और आप फिर मतलब एक तरह से अपने आप से चेक कर सकते हैं कि इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हमारी क्लियर की हैं, लेकिन अभी ये तनाज़ा बहरहाल बरकरार रहेगा। वजह यह है कि जब तक हुकूमती अरकान यानी कि साइंस और मज़हब इसमें इजमा नहीं हो जाता, इसमें बैठकर ये फैसला नहीं हो जाता कि हमने दरअसल सैटेलाइट इमेजेस माने जा सकते हैं, इसमें जय्यद उलमा क्या कहते हैं, इनको बैठना पड़ेगा और बैठने के बाद ये हमेशा के लिए मसला हल हो सकता है। एक इजमा और उसके बाद एक फ़ैसला, कलेक्टिव फ़ैसला। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी इसके ऊपर हेल्प कर सकती है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है, इसमें कमेटी बन सकती है, मुफ्ती साहब भी बैठ सकते हैं। तो ये सब मिलकर एक फ़ैसला करें तो शायद ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए। अपना गिरदो निवाह का